नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और इसको लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। शुरुआत आज उस तस्वीर से जो मुद्दा नहीं होते हुए भी मुद्दा है। किसी की इबादत, पूजा और प्रार्थना कभी मुद्दा नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो संस्कारों का मामला है। लेकिन सियासत जनाब तहजीब लांग कर की हाजिर होने वाली बला है। ये दिखती नहीं है, लेकिन फिजाओं में महसूस की जा सकती है। ऐसी ही एक तस्वीर आई है लखनऊ से, वो देखिए आप। पांडाल सजे हैं, हनुमान चालीसा पाठ का बैनर लगा है, हनुमान जी की मूर्ति लगी है और शंखनाद भी हो गया है। मौका है बड़े मंगल का। इसके आयोजक हैं बुक्कल नवाब, जो भाजपा की तरफ से एमएलसी हैं। किसी मुस्लिम विधायक का किसी पूजा के लिए आयोजक बनना मुद्दा नहीं है, लेकिन विधायक खुद पूजा करने बैठ जाए तो मजहबी तूल देने वालों को मौका मिल सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो मजहबी तूल देने वालों को मौका मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हुआ भी यही कि आयोजन की कमान संभालने वाले बुक्कल नवाब हनुमान साधना में पालथी मारकर बैठ गए। न सिर्फ खुद बल्कि अपने समर्थकों और करीबियों को भी इस आयोजन तक खींच लाए, जिसका असर है कि इस जरा सी जगह में तमाम बुर्का नशी महिलाओं को देखा जा सकता है। वैसे इबादत सियासत का मुद्दा नहीं होती, लेकिन सियासत ने इबादत को मुद्दा बनने से कभी रोका भी नहीं है। इत्तफाकी है कि जिस पार्टी से बुक्कल नवाब ताल्लुक रखते हैं, सबसे ज़्यादा इसे लेकर शिकायतें उसी पार्टी से हैं। हालांकि बुक्कल नवाब सियासत की परवाह नहीं करते। अवध की सरजमी हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब की पहचान रही है और इसी पहचान के तहत आज बड़े मंगल के मौके पर आज यहाँ पर कुरिया घाट के किनारे एमएलसी बुक्कल नवाब के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो खुद इसका पाठ कर रहे हैं। बुक्कल नवाब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा यहाँ पर स्थित पुराने हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई है। वो खुद हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये अपने आप में एक हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है कि खुद बुक्कल नवाब अपने तमाम लोगों के साथ आए हुए हैं और तो खुद भी वो भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माँ जानकी के जयकारे लगा रहे हैं। हनुमान साधना में खुद को पाबंद करते हुए वो इसे पुश्तैनी मोहब्बत करार देते हैं और फख्र करते हैं कि न सिर्फ वो बल्कि उनकी पुरानी पीढ़ी के लोगों ने भी अयोध्या की हनुमान गढ़ी से लेकर लखनऊ के शनिदेव मंदिर के हनुमान मूर्ति को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया। देखिए, जो हमने ये रखा है, ये पहली बार ना रखा है ना आखिरी बार रखा है। अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी तो अगले साल फिर होगा। ये हम मतलब 20 साल से हम लोग करते चले आए हैं। हम लोगों का मतलब ये है कि मन की आस्था है। राजनीति किस ओर जा रही है, कुछ बहके हुए लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन हम मतलब एक दबी ज़बान से एक बात कह सकते हैं कि हम अपने शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जब शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हम लोग को कभी भी हिंदू, मुस्लिम और ये सब जितने भी है, इसमें हम लोग पढ़ते ही नहीं, चक्कर में इसमें आते ही नहीं। इस तस्वीर पर सियासत हो, इसकी वजह दिखाई नहीं पड़ती। वैसे भी बुक्कल नवाब जुदा नेताओं की शय में शुमार किए जाते हैं। अपनी बात बेहिचक, बेबाक और बेखौफ ढंग से कहने के लिए उनके बयानों से मुसीबत बिन बुलाए आती रही है। लेकिन हनुमान साधना तो दिल का मसला है, और जब मसला दिल का हो तो दिमाग को तवज्जो नहीं दी जाती। फिर सियासत और दुनिया की बिसात ही क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी उद्देश्य के साथ आज कोरोना की प्रार्थना की गई और हनुमान जी से भी प्रार्थना की गई, वो भी बुक्कल नवाब के द्वारा, कि देश को बचा कर रखें, देश की एकता को बचा कर रखें। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।
सवाल सिर्फ हनुमान पूजा का नहीं है, न ही हनुमान मंदिर का है। सवाल राम मंदिर का भी है, जिसकी बुनियाद पड़नी है। और कहा यह जा रहा है कि अब 2 साल में मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा। ये काम इसलिए भी पूरा करने की तैयारी है कि 2022 के चुनाव नतीजों से पहले रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार देश के करोड़ों राम भक्तों को है। लॉकडाउन के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है और अब ये दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल का निर्माण 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। हालांकि राम मंदिर की ऊंचाई को लेकर बीते 2 दिनों से जिस तरह संतों के बीच मनमुटाव की खबरें रहीं, वो भी अब खत्म हो गया है। बीते दिनों राम मंदिर की ऊंचाई को लेकर संतों के बीच मतभेद सामने आए। ऊंचाई कम किए जाने की शंका को लेकर रामविलास वेदांती ने इसका मुद्दा उठाया। इस मसले पर उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने की कोशिश भी की। हालांकि उनकी मुलाकात सोमवार को हो पाई। इससे पहले उन्होंने इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने की बात भी कही थी। अब महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात के बाद वेदांती ने दावा किया है कि राम मंदिर की ऊंचाई और भव्यता को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि ऊंचाई कितनी हो इसे तवज्जो न देकर अब सब ये मानते हैं कि मंदिर भव्य होना चाहिए। वेदांती महाराज का ये भी कहना है कि मंदिर जितना जल्दी बनेगा उतनी जल्दी ही रामलला इसमें स्थापित हो सकेंगे। संगमरमर का पत्थर बनाने पर बहुत समय लगेगा और हम चाहते हैं कि कम से कम 2 साल के अंदर मंदिर बन करके रामलला विराजमान हो जाए। नहीं पता नहीं कौन सरकार आए और बाद में फिर मंदिर को न बनने दे, इसलिए अपनी सरकार रहते हुए मंदिर बन जाना चाहिए। 2024 तक मंदिर बनकर रामलला विराजमान हो जाना चाहिए। इसके बाद ऊपर का मंदिर बनता रहेगा, ये मेरा निवेदन है। दूसरी तरफ महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने भी माना है कि वेदांती महाराज का सुझाव सही है। मंदिर का निर्माण तेजी से हो, ये वक्त की जरूरत है। इसलिए कोशिश है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले मंदिर के प्रथम तल को पूरा कर लिया जाए और ये काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते ही संपन्न हो। यही यहाँ पर हुआ वेदांती जी से कि महाराज जी मंदिर ऐसा होना चाहिए 2 वर्ष के अंदर भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएं। वेदांती जी भी बड़े प्रसन्न थे इस बात से और उनका यही कहना था कि भाई मंदिर ऐसा बने, ऊंचा शिखर उसका बहुत ऊंचा। हमने कहा ठीक है, ये सब प्रस्ताव रखा जाएगा। ईश्वर वो भी प्रसन्न थे, कोई बात नहीं। जैसा कोई लोगों ने कहा मार्बल से इत्यादि से कहे नहीं, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है। उन्हीं पत्थरों से बने, उसी मॉडल पर बने, लेकिन ऊंचाई पर। संतों का ये भी मानना है कि 2024 तक मंदिर को पूरा करने की भरसक कोशिश की जाए। इसके बाद इसमें ऊपर के सभी निर्माण चलते रहें। ऐसा न हो कि सत्ता में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसके चक्रव्यूह में फंस जाए। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। संतों का विवाद अयोध्या में तो सुलझ गया, लेकिन उत्तराखंड के एक संत ने सरकार को संसद में डाल दिया है। अब संत और मंत्री सतपाल महाराज भी मुश्किल में है, क्योंकि जो परिवार अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था वो वापस अस्पताल पहुंच गया है। वजह है मंत्री सतपाल के परिवार का गैर जिम्मेदाराना रवैया, जो लगातार मुश्किलें खड़ी करता जा रहा है। उत्तराखंड की सियासत का चर्चित चेहरा सतपाल महाराज इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह बना है कोरोना, जिसने महाराज के परिवार को जद में ले रखा है और महाराज के जरिए पूरे सरकार का संकट बन गया है। नतीजा ये है कि सभी को सेल्फ क्वारंटीन होना पड़ा है। सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में रसूख का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है
महाराज की गलतियां पूरी सरकार पर भारी पड़ रही हैं। बावजूद इसके मंत्री जी का परिवार मानने को तैयार नहीं है। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्री जी अपने बेटे और बहू को रिसीव करने दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि उनका बेटा और बेटे की पत्नी दुबई से आए हैं। मंत्री जी के परिवार को ऋषिकेश एम्स में रखा गया था, जिसमें उनके 2 बेटे और बहुएं शामिल थीं, लेकिन सोमवार को सभी को डिस्चार्ज किया गया था। अब एक बार फिर इन सभी को वापस एम्स में भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि एम्स ने दावा किया है कि मंत्री जी के घर में क्वारंटीन की सुविधा नहीं है। जब हमने इन्हें डिस्चार्ज किया तो हमको ये ज्ञान था कि ये होम आइसोलेशन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं, जहां इनका निवास स्थान है वहां पे ये पूरी कर रहे हैं। लेकिन बाद में कुछ समय उपरांत हम लोगों को पता चला कि उनके निवास स्थान पे सुविधाएं समुचित नहीं हैं। तो जैसा कि जाहिर है कि ऐसे स्थिति में हमने उनको वापस लेना ही था। मंत्री जी के घर में सुविधाओं की दलील न होना समझ से परे है। ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब लोग क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा लगातार उठा रहे हों। सूत्रों की माने तो मंत्री जी के परिवार की गलतियों और रवैये को लेकर रिस्क उठाने से बचने की कोशिश है, वो भी परिवार को अस्पताल में भर्ती कर। इससे पहले सतपाल महाराज के परिवार की रूटीन स्वास्थ्य जांच करने वाली डॉक्टर्स की टीम को भी क्वारंटीन करने का फैसला किया गया। 5 लोगों की टीम उनके परिवार की स्वास्थ्य की जांच के लिए लगाई गई थी। अब टीम के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। मंत्री जी का गनर पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। हालांकि मंत्री के दूसरे निजी स्टाफ जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोरोना का रोगी एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्डली एसिम्प्टोमेटिक है, स्टेबल है, तो उसको डिस्चार्ज करके होम क्वारंटाइन भेजा जा सकता है, अगर उसके पास होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के पास होम क्वारंटाइन की अच्छी फैसिलिटी हैं, जहां पर ये हॉस्पिटल से ज़्यादा कंफर्टेबल रह सकते हैं, तो इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। संत के साथ साथ सियासत में पूरा दखल रखने वाले सतपाल महाराज की कहानी कुछ इस तरह है। 90 के दशक में सतपाल महाराज ने कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद वो देवगौड़ा और गुजराल सरकार में केंद्र में राज्य मंत्री रहे। उत्तराखंड बनने के बाद सतपाल महाराज ने सीएम बनने का सपना देखा, मगर वो सपना अब तक पूरा नहीं हो सका है। केंद्र की पारी खत्म करने के बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में सतपाल महाराज वापस लौटे। अब पर्यटन और संस्कृति जैसा जिम्मा संभाल रहे हैं। हालांकि 2009 में सतपाल महाराज गढ़वाल सीट से सांसद चुने गए, लेकिन केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला। 2014 में वो कांग्रेस की डोलती नाव देखते हुए भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सतपाल महाराज चौबट्टा खाल सीट से विधायक चुने गए और त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। बात अगर सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की करें तो 2002, 2007 और 2012 में अमृता रावत विधायक बन चुकी हैं और प्रदेश की सरकारों में मंत्री भी रहीं। ये बात इस उत्तराखंड की है, जहां उन्हें लोगों को प्रेरणा देनी थी, उन लोगों को प्रेरित करना था कि वो कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन ना करें। और उनकी वो पुत्र वधू भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है धारावाहिक में जिन्होंने एक बड़ा रोल अदा किया है। अब महाराज को लेकर जो राजनीति उत्तराखंड में हो रही है, उससे उनके जो सामाजिक दायरा है उस पर प्रभाव पड़ने की संभावना बन गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड सरकार भले ही अपने मंत्री की वजह से मुश्किलों में घिरी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार रिकॉर्ड बना रही है। ये रिकॉर्ड बन रहा है राशन वितरण को लेकर। इस कवायद में मुख्यमंत्री योगी की सक्रियता और उनकी टीम 11 का योगदान बहुत दिलचस्प रहा है। यही कारण है कि कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए।
कोरोना के आने के साथ ही शुरू हुए लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले सुध लेते हुए सभी के लिए न केवल आर्थिक मदद का ऐलान किया बल्कि खाने पीने की दिक्कतों को देखते हुए 3 महीने तक राशन मुफ्त देने का वादा किया। 1000 रुपए प्रति व्यक्ति की मदद के साथ ही राशन वितरण के जरिए यूपी सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। इसमें 2 महीने में 29.66 लाख मीट्रिक टन राशन वितरण किया गया। 3.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड पर 14 करोड़ 50 लाख लोगों को 2 बार राशन बांटा गया। आंकड़ों के मुताबिक सूबे में 80,150 सरकारी राशन की दुकानें हैं। प्रदेश में 3 करोड़ 56 लाख कार्ड और 14 करोड़ 50 लाख लाभार्थी हैं। सामान्य परिस्थितियों में 7.5 लाख मीट्रिक टन बढ़ता है राशन। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 15 से 26 तारीख के बीच 5-5 किलो चावल और 1 किलो चने का वितरण। 1,09,000 अस्थायी राशन कार्ड के जरिए 2.76 लाख प्रवासियों को 2 महीने का राशन वितरण किया जा रहा। प्रत्येक माह हम लोग 2 चक्रों में ये खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। उसमें पहले चक्र हमारा 1 से 11 तारीख तक होता है और उसमें हम लोग NFSA के अंतर्गत खाद्यान्न दे रहे हैं और दूसरा चक्र 15 से 24 तारीख तक होता है और उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हम लोग मुफ्त में राशन देते हैं। साथ ही अभी वर्तमान में प्रत्येक परिवार को प्रति कार्ड 1 किलो चना भी मुफ्त में दिया जा रहा है। तो अभी तक हमने लगभग 29 लाख मीट्रिक टन 2 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में वितरित किया है और वर्तमान में जून में जो 1 जून से साइकिल शुरू हुआ है उसमें भी लगभग हम लोग 2 लाख मीट्रिक टन अभी तक लगभग 75 लाख कार्डों पर बांट चुके हैं। लगभग 3 करोड़ 28 लाख यूनिट्स को बांट चुके हैं। कोरोना काल में यूपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ हो रही है। खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपनी टीम 11 के साथ रोज मीटिंग कर एक-एक मुद्दे पर अपनी बारीक नजर रखी, उसका नतीजा ये रहा कि कोरोना के मामले में बड़ी आबादी होते हुए भी पटरी पर रहे। दूसरी व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। योगी की टीम 11 में जिन चेहरों की बड़ी भूमिका रही उनमें मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, जिन्हें केंद्र और दूसरे राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई। अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार पर श्रमिकों गरीबों को भरण पोषण भत्ता दिलाने की जिम्मेदारी थी। कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा पर लॉकडाउन के दौरान लोगों को सब्जी, दूध और फल की होम डिलीवरी की व्यवस्था का जिम्मा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पर लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट सही तरीके से और जमाखोरों पर एक्शन का जिम्मा। प्रमुख सचिव राजस्व रेणुका कुमार पर प्रदेश में कंट्रोल रूम की स्थापना, लोगों की सूचनाएं, दिक्कतों को अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था। प्रमुख सचिव ग्राम विकास और पंचायती राज मनोज कुमार सिंह पर नगर और गांव में पेयजल स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद पर कोरोना मरीजों का प्रभावी ढंग से इलाज और आइसोलेशन वार्ड का जिम्मा। प्रमुख सचिव पशुपालन BL मीना पर पशुओं के चारे की व्यवस्था। DGP हितेश चंद्र अवस्थी पर जेलों की सफाई। PAC बटालियन की फील्ड में तैनाती। अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल पर कोरोना के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर को देखने की जिम्मेदारी। प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी पर किसानों की फसल जैसे गेहूं, आलू का प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी। जबकि प्रमुख सचिव खादी ग्राम उद्योग नवनीत सहगल को MSME में श्रमिकों को रोजगार मिल सके का जिम्मा दिया गया। देखिए, इसमें मुखिया कौन है वो निर्णायक चीज होती है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनके मार्गदर्शन में सभी टीमें कर रही हैं, सब कोऑर्डिनेशन की भी टीमें कर रही हैं, हम लोग के मंत्रियों की भी टीमें काम कर रही हैं। मैं स्वयं 5 ग्रुप्स में काम कर रहा हूं, आर्थिक और निवेश वाले ग्रुप्स में हूं, लेबर वाले ग्रुप में हूं। तो वो सब मार्गदर्शन मुख्यमंत्री से मिलता है, उसको हम लोग मिलके एक अच्छी टीम के माध्यम से हम लोग फिर सामने रखते हैं। प्रेजेंटेशंस होता है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से होता है और उसको फिर नीचे क्रियान्वित किया जाता है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी ने कोरोना में रिकॉर्ड तो बनाया है, फिर चाहे वो राशन बांटने का हो या फिर कोरोना से निपटने का। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।